जय हिंद। हम लोग कहाँ तक देखे थे? देखिए, गुजरात का मैत्रक वंश हम देख लिए, ठीक है। बंगाल का गौर वंश, सेन वंश, पाल वंश, ये सब हम देख चुके थे। थोड़ा सा बचा हुआ था कश्मीर राजवंश से, ठीक है। कश्मीर राजवंश में कौन कौन सा राजवंश था? तो कारकोट वंश था, उत्पल वंश था, लोहार वंश था, ठीक है। इसका ट्रिक भी हम बताए थे, काउल, ठीक है। ट्रिक क्या था? काउल, ठीक है। कौ से कारकोट वंश, उ से उत्पल वंश, लो से लोहार वंश, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और बंगाल वाला भी एरिया में गौर वंश, सेन वंश, जो पाल वंश जो शासन करता था, इसका भी एक ट्रिक बता दिए थे। ट्रिक क्या था? तो गौ से गौर वंश, सी से सेन वंश, पो से पाल वंश, ये सब हम लगभग देख चुके थे। इसके संस्थापक के बारे में जानते हैं हम लोग। कारकोट वंश के संस्थापक बोलेगा तो दुर्लभ वर्धन। कौन होगा? दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन, ठीक है। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। आपसे बोलेगा कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, किस पुस्तक से मिलती है? तो राष्ट्रंगिनी नाम का एक पुस्तक है, इसी में जो है कश्मीर की जानकारी मिली है। ओके, और कश्मीर की जानकारी जो राष्ट्रंगिनी नामक पुस्तक में मिली है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कल्हड़। कल्हड़ नाम के रचनाकार जो मतलब थे, यही जो है राष्ट्रंगिनी नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है। कल्हड़ जो थे, ये किसके दरबार में रहा करते थे, किसके दरबारी कवि थे, वो हम देख लेते हैं। कल्हड़ जो थे ना, ये लोहार वंश के, ठीक है, लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबार में रहते थे, ठीक है। लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबार में रहते थे। कौन? कल्हड़ नाम के राजकवि, ठीक है। और अब आगे देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कामरूप। कामरूप किसका प्राचीन नाम है, ठीक है, किस राज का? तो आप क्या बोलेंगे? कश्मीर राज का जो है प्राचीन नाम कामरूप था, ठीक है। कामरूप था। कश्मीर राज का प्राचीन नाम कामरूप। राजपूत राजवंश, आज जो हम देखने वाले हैं राजपूत राजवंश के बारे में जानेंगे। ओके देन, समझते हैं राजपूत राजवंश, ठीक है। राजपूत राजवंश जो था, ठीक है, राजपूत राजवंश का जो उदय हुआ था, इस तरह से हम लोग जानेंगे। समझते हैं ध्यान से। राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में गुर्जर प्रतिहार राजवंश शासन करता था। कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में गुर्जर प्रतिहार राजवंश शासन करता था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, गुर्जर प्रतिहार वंश के जाति का जो उल्लेख किया गया है, ये किसमें मिलता है? तो ये मिलता है ऐहोल अभिलेख से, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के जाति का उल्लेख किससे मिला है? ऐहोल अभिलेख से मिला है। ओके, और ऐहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक अगर आपसे बोलेगा, तो इसके संस्थापक हो जाते हैं हरिश्चंद्र। संस्थापक हरिश्चंद्र हो जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं होता है। वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा तो नागभट्ट प्रथम बोलिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम हो जाते हैं। ओके देन, अगला जो शासक आता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, अगला शासक वो होता है वत्सराज। कौन होता है? वत्सराज होता है। ओके देन, और वत्सराज जो है एक महत्वपूर्ण घटना में भाग लिया था, जिसका नाम था त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में वत्सराज भाग लिए थे, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था, इसमें 3 राजवंश भाग लिए थे। राष्ट्रकूट राजवंश भाग लिए थे, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश भाग लिए थे, और पाल वंश भाग लिए थे। ये सब हम पीछे पढ़ा चुके थे। ओके, आगे देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी अगर शासक बोलेगा, ठीक है, तो यही हो जाता है मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज। ओके देन, मिहिर भोज का उपाधि अगर आपसे बोलेगा तो क्या बोलेंगे? मिहिर भोज का उपाधि जो मिला इसको, इसे आदि बड़ा कहा जाता है। मिहिर भोज की उपाधि आदि बड़ा कहा जाता है, और प्रभास भी कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का फिर एक अगला शासक आता है। अगला शासक का नाम क्या होता है? तो महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल प्रथम ने के दरबार में, महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में राजकवि रहा करते थे, दरबारी कवि, जिसका नाम था राजशेखर। जिसका नाम क्या था? राजशेखर। राजशेखर ने 3 गो पुस्तक लिखा था। पहला था काव्य मीमांसा, दूसरा था कपूरी मंजरी, तीसरा था हरविलास। ठीक है, फिर से बोलते हैं, राजशेखर की पुस्तक
काव्य मीमांसा, कर्पूरी मंजरी, हरविलास, ये सब पुस्तक जो लिखा था ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। और राजशेखर किसके दरबार में रहा करते थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में दरबारी कवि थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। इस वंश का जो अगला शासक होता है, ठीक है, अगला शासक जो होता है मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक, उसका नाम होता है महिपाल। ठीक है, अगला शासक का नाम महिपाल। और महिपाल के दरबार में बगदाद नाम का एक निवासी आता है। बगदाद से एक निवासी आता है। उस निवासी का नाम क्या होता है? तो अलमुसूदी। अलमुसूदी कहाँ का था? तो बगदाद से था, जो कि महिपाल के दरबार में आया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक अगर आपसे बोलेगा तो इसका अंतिम शासक जो हुआ उसका नाम था यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक का नाम यशपाल हुआ। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कन्नौज के गहलवाल वंश। कन्नौज के गहलवाल वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, इस वंश के संस्थापक अगर आपसे बोलेगा, कन्नौज के गहलवाल वंश के संस्थापक बोलेगा तो क्या बोलेंगे? चंद्रदेव। ठीक है, क्या बोलेंगे? चंद्रदेव। कन्नौज के गहलवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। ओके, इसकी राजधानी अगर आपसे बोलेगा, ठीक है, गहलवाल वंश की राजधानी तो वाराणसी और काशी बोल सकते हैं। वाराणसी, काशी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस वंश का अगर प्रतापी शासक बोलेगा आपसे, इस वंश का जो प्रतापी शासक हुआ वो जयचंद हुआ। ठीक है, इस वंश का प्रतापी शासक जयचंद हुआ। और जयचंद की एक पुत्री थी, जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? संयोगिता। क्या नाम थी? संयोगिता नाम था। ठीक है, और संयोगिता जो थी ना, संयोगिता इसकी पुत्री थी। तो संयोगिता का जो है ना, जयचंद ये स्वयंवर रचवाता है। ठीक है, स्वयंवर रचवाता है और संयोगिता को स्वयंवर से भगा के कौन लेके चल जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय लेके चल जाता है। ठीक है, संयोगिता किसकी बेटी रहती है? तो जयचंद की पुत्री होती है। ओके, और जयचंद की जो पुत्री होती है संयोगिता तो स्वयंवर रचवाता है। जयचंद की जो पुत्री होती है ना संयोगिता प्यार करती है, प्रेम करती है पृथ्वीराज तृतीय से। पृथ्वीराज को जब पता चलता है तो पृथ्वीराज जो है फिर इसको भगा के ले जाता है। ओके देन, आगे उसका कुछ युद्ध है वो देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध अगर आपसे बोलेगा तो किसके बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? तो पहली बात, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था तो ये जान लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और किसके बीच हुआ था? तो वह हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच। पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय जो है मोहम्मद गौरी को हरा देता है। पृथ्वीराज तृतीय जो है किसको हराता है? मोहम्मद गौरी को हरा देता है। ठीक है, उसके बाद जो है तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, अगला साल 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो इसमें ना गौरी हार जाता है। कौन हार जाता है? गौरी हार जाता है। मतलब गौरी जो है पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है। ठीक है, फिर से रिकॉल करते हैं। तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है। क्यों हरा देता है? क्योंकि इसलिए हरा देता है क्योंकि मोहम्मद गौरी का सपोर्ट में आ जाता है जयचंद। ठीक है, और जयचंद की पुत्री जो होती है संयोगिता, ठीक है, जयचंद की पुत्री को जब संयोगिता को भगा के लेके चल जाता है ना पृथ्वीराज तृतीय, तो जयचंद को जब पता चलता है कि तराइन का दूसरा युद्ध होने वाला है पृथ्वीराज तृतीय के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच, तो मोहम्मद गौरी के सपोर्ट में आ जाता है कौन? जयचंद। और जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज तृतीय जो है वो हार जाता है। ठीक है, तो तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय मतलब बोलिए या चौहान बोलिए, चौहान के बीच होता है जिसमें कि चौहान पृथ्वीराज तृतीय जो है ये हार जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चंदावर, अगला जो युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध होता है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, ये दोनों में विवाद हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी को बोलता है कि आपका काम हो गया, आप चला जाइए। ठीक है, लेकिन गौरी बोलता है
गौरी क्या जवाब देता है जयचंद को कि जो अपने दामाद का नहीं हुआ वो क्या मेरा होगा। ठीक है, आप बेवकूफ़ समझते हैं, आपके कहने पर हम चले जाएंगे। तो इसलिए एक युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच होता है, ओके, जिसमें कि जयचंद हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे अपना वंश को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ओके देन, अब समझते हैं आगे चौहान वंश। चौहान वंश जो हम देखने वाले हैं, ये शाकंभरी का चौहान वंश देखने वाले हैं। ठीक है, और जो कि कहाँ पे था, तो अजमेर के निकट था। कहाँ पे था, अजमेर के निकट था। इस वंश के संस्थापक कौन होता है, तो वासुदेव होता है। इस वंश का संस्थापक वासुदेव को कहा जाता है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वासुदेव जो है इस वंश का संस्थापक होता है। इसकी राजधानी अगर आपसे बोलेगा चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी, तो अहिच्छद। चौहान वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, अहिच्छद। ठीक है, ये चौहान वंश जो है शाकंभरी का है। ओके, इस वंश का जो अगला शासक होता है वो राजराज द्वितीय होता है। ठीक है, राजराज द्वितीय होता है। ओके, और राजा द्वितीय क्या करता है, तो अजमेर राजवंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, राजा द्वितीय जो है अजमेर राजवंश की स्थापना कर देता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है अगला शासक जो आता है वो बिगराराज चतुर्थ आता है। बिगराराज चतुर्थ आता है। ठीक है, और बिगराराज चतुर्थ ने एक नाटककार लिखा कि नाटक की रचना किया था। और वो नाटक की रचना क्या था, तो हरिकेली अगर आपसे बोलेगा कि किसने लिखा है, तो क्या बोलेंगे, तो बिगराराज चतुर्थ ने ही हरिकेली नाम का नाटक का रचनाकार किया था। ठीक है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, अब बोलेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ये बनाया था, तो ऐसा नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा तो बाद में बनाना है, उससे पहले ये झोपड़ा में स्कूल चलता था। वो स्कूल का जो स्थापना किया था वो करवाया था कौन, तो वो करवाया था बिगराराज चतुर्थ ने। ठीक है, स्कूल की जो स्थापना किया था बिगराराज चतुर्थ ने करवाया था। उसके बाद फिर 2.5 दिन का झोपड़ा बना, उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक अपना आया था तो अपना स्थापना कराया था। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ओके देन, अब आगे देखते हैं। इस वंश का जो अगला शासक होता है, किस वंश का, चौहान वंश के शाकंभरी का जो अगला शासक होता है वो होता है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी अगर कवि बोलेगा आपसे तो कौन होता है, चंद्रवरदायी। इसके दरबारी कवि कौन होता है, चंद्रवरदायी। ठीक है, इसकी रचना चंद्रवरदायी की अगर रचना बोलेगा तो चंद्रवरदायी ने क्या लिखा था, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक पृथ्वीराज रासो लिखा था। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन किसे बोला जाता है, तो चंद्रवरदायी को बोला जाता है पृथ्वीराज रासो के लेखक। ठीक है, आगे एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर रासो बुक किसके द्वारा लिखा गया था, तो क्या बोलेंगे, सारंग देव के द्वारा लिखा गया था। सारंग देव के द्वारा जो लिखा गया था हमीर रासो पुस्तक लिखा गया था। आगे जो पुस्तक है विशल देव रासो के लेखक कौन है, तो विशल देव रासो के जो लेखक हैं वह है नासपति नाल जो है ये विशल देव रासो पुस्तक लिखा था। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।